एपिसोड 6। अरे यार, वह बहुत गुस्सैल है, माधव चौहान ने धीरे से कहा जब उसने प्रिया शर्मा को बाथरूम में जाते देखा। जल्द या बाद में मैं, तुम्हारा पति, तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वह रुका नहीं, उसने प्रिया शर्मा की जगुआर एफ-पेस की चाबी ली और नीचे चला गया। माधव चौहान घर से बाहर निकला और प्रिया शर्मा की जगुआर एफ-पेस में बैठ गया। उसने इंजन चालू किया और गाड़ी चलाकर बाहर निकल गया। आसमान पूरी तरह से अंधेरा था। विशाखापत्तनम में रंग बिरंगी रोशनियां आसमान में सितारों और चांद को प्रतिबिंबित कर रही थीं। माधव चौहान ने जगुआर एफ-पेस को विशाखापत्तनम की सड़कों से गुजारा। उसने जीपीएस चालू किया और झुग्गियों में एक मशहूर सड़क पर पहुंच गया। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये झुग्गियां विशाखापत्तनम की सबसे गरीब जगहें थीं। यह विशाखापत्तनम के पश्चिमी उपनगर में स्थित था। ये जगह आमतौर पर बहुत अव्यवस्थित रहती थी। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग दफ्तरों में काम करने वाले लोग थे जो सुबह जल्दी उठते थे और देर से घर लौटते थे। 2 साल पहले झुग्गियों को तोड़कर दोबारा बनाने की योजना बनी थी, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हो सका। ये झुग्गी झोपड़ियां न केवल गरीब थीं, बल्कि यह विशाखापत्तनम की सबसे अराजक जगह भी थी। अधिकांश गुंडे वहां एकत्र हुए। माधव चौहान कई साल पहले झुग्गी झोपड़ियों में स्थित एक अनाथालय से आया था। उस समय भारत गठबंधन की एक महिला को माधव चौहान से प्यार हो गया था। उस रात माधव चौहान को कुछ अजनबी लोग उठाकर ले गए थे। उस समय माधव चौहान को यह नहीं पता था कि जीवन में उसका स्थान क्या है, जब तक कि उसकी मुलाकात राम काका से नहीं हुई। इसलिए माधव चौहान के मन में अभी भी झुग्गियों के लिए कुछ भावनाएं थीं। 1 घंटे बाद माधव चौहान ने जगुआर एफ-पेस को 1 घंटे से ज्यादा समय तक विशाखापत्तनम के समृद्ध इलाकों से गुजारा। वह शाम को 8 बजे झुग्गियों में पहुंच गया। सड़क किनारे ऊंची इमारतों की संख्या धीरे धीरे कम हो गई। सड़कें टूटी हुई थीं और कई सड़कें गड्ढों से भरी हुई थीं। झुग्गियों की अपनी यादों के आधार पर माधव चौहान एक ज्यादा समृद्ध सड़क पर चला गया। इस सड़क को कई साल पहले आशा मार्ग कहा जाता था। यह अनाथालय से ज्यादा दूर नहीं थी और झुग्गियों में सबसे समृद्ध जगह थी। आशा मार्ग पर स्ट्रीट लाइटें मंद थीं। सड़क के किनारे अनगिनत दुकानें और स्टॉल थे। सड़क पर कई पैदल यात्री भी थे। वे या तो आशा मार्ग पर टहल रहे थे या फिर खाने के लिए स्टॉल पर बैठे थे। हालांकि सड़क पर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अमीर दिखता हो। इसलिए जब माधव चौहान की जगुआर एफ-पेस सड़क पर आई तो भीड़ में तुरंत हंगामा मच गया। लगभग सभी लोगों ने अपना सिर घुमाया। ये जगह है। माधव चौहान ने अपनी कार सड़क किनारे रोकी और उत्साह में कार से बाहर निकल आया। सड़क की दूसरी तरफ गुलमोहर भोजनालय का साइनबोर्ड लगा था। भोजनालय बड़ा नहीं था और माना जाता था कि इसमें कुछ काम होगा, लेकिन इस समय ये सुनसान था और एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। इस भीड़ भरी सड़क पर यह अत्यंत वीरान लग रहा था। माधव चौहान मुस्कुराया और भोजनालय की ओर चला गया। 2 साल पहले माधव चौहान को पता चला कि यह भोजनालय अनाथालय में रहने वाले उसके भाई बहनों का है। हालांकि उस समय वह किसी मिशन पर था और सिर्फ एक बार ही वहां से गुजरा था। पर अब मादरचोद, उसे पीट पीट कर मार डालो। जैसे ही माधव चौहान भोजनालय की ओर जा रहा था, अचानक भोजनालय के बाहर सड़क के किनारे से एक हिंसक आवाज सुनाई दी। माधव चौहान ने अपनी भौं उठाए और तुरंत ऊपर देखा। सड़क के किनारे स्ट्रीट लैंप की मंद पीली रोशनी में विभिन्न रंगों से रंगे बालों वाले 5 बिना शर्ट के युवक एक व्यक्ति की पिटाई कर रहे थे। वह व्यक्ति न तो लंबा था और न ही उसके शरीर पर मांस था। वह बहुत दुबला पतला और कमजोर था। वह अपना सिर पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा, जिससे 5 युवक उसे लात घूंसों से पीटने लगे। जब उसे पीटा जा रहा था तो वह चिल्लाने लगा, भले ही आप मुझे पीट पीट कर मार डालें, मैं आपका पानी से भरा हुआ सुअर का मांस कभी नहीं खरीदूंगा। मादरचोद, तुम इसे नहीं खरीदोगे। अगर तुम इसे नहीं खरीदोगे तो फिर यह भोजनालय मत चलाना। चलो देखते हैं कि मैं आज तुम्हें मार डालता हूं या नहीं। उनमें से एक युवक, जिसके बाल लाल रंगे हुए थे, ने उस छोटे कद वाले व्यक्ति पर बुरी तरह थूका और लात मारी। छोटे कद का वह आदमी दर्द से चिल्ला उठा और लात लगने से उसका मुंह खुला रह गया। उसके हाथ, जो उसके सिर को पकड़े हुए थे, अब उसके पेट को पकड़ रहे थे। दर्द से उसका चेहरा लाल हो गया था। राहुल, राहुल, माधव चौहान दंग रह गया जब उसने देखा कि उस व्यक्ति को जमीन पर पीटा जा रहा है। माधव चौहान की याद में अनाथालय में एक दुबला पतला बच्चा था। वह अपने साथियों से थोड़ा छोटा और बहुत दुबला पतला था, लेकिन वह बहुत दयालु था।
वह व्यक्ति राहुल था। माधव चौहान ने जब अपने सामने का दृश्य देखा तो वह तुरंत वहां गया और चिल्लाया, रुको। माधव दहाड़ा। इस दहाड़ से कुछ युवक क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। वे सब वहीं रुक गए और अपना सिर घुमाकर माधव चौहान को संदेह भरी नजरों से देखने लगे। अरे, ये जंगली कुत्ता कहाँ से आ गया? तुम किस लिए भौंक रहे हो? क्या तुम जीने से थक गए हो? लाल बालों वाला युवक गुस्से से माधव चौहान पर दहाड़ा। माधव चौहान ने जमीन पर कांपते हुए राहुल को देखा। वह क्रोध की लहर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली और चेहरे पर एक ठंडा भाव लिए युवकों की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम दिनदहाड़े किसी को पीट दो? मुझे लगता है कि तुम सब कानूनविहीन हो। तुम्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? अधिकार? हा 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 हा। लाल बालों वाला युवक ये सुनकर जोर से हंस पड़ा। उसके आसपास के अन्य लोग भी अपना पेट पकड़कर उसके साथ हंसने लगे। लाल बालों वाले ने माधव चौहान को देखा और सख्ती से कहा, तुम मुझसे यहाँ के बारे में बात कर रहे हो? अरे, मैं तुम्हें बता दूं, मेरा यहाँ अधिकार है। माधव चौहान ये सुनकर क्रोधित हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और बोला, मुझे लगता है कि तुम पिटाई की मांग कर रहे हो। क्या कहा तुमने? अरे यार, तुम जीने से थक गए हो, उसे पीटना। लाल बालों वाला युवक दहाड़ा। इसके बाद चारों युवक माधव चौहान पर टूट पड़े और उसकी पिटाई करने लगे। ये लोग झुग्गी झोपड़ियों के गुंडे थे। लड़ाई झगड़ा करने में भी पीछे नहीं हटते थे। दुर्भाग्य से आज उनका प्रतिद्वंद्वी माधव चौहान था, जो भारत विशेष बल का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के मैदान पर भी कोई भी उसके सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि उसके पास सबसे अधिक शक्ति है। युवकों ने अपने हथियार उठाए और माधव चौहान के चेहरे पर थप्पड़ मारने की कोशिश की। हालांकि उनकी गति और ताकत माधव चौहान के लिए बच्चों की तरह थी। माधव चौहान ने अचानक उन्हें लात मारी। चाहे वह गति हो या ताकत, उसने उन्हें पूरी तरह से मात दे दी और उनमें से एक को उड़ा दिया। अगले ही पल, इससे पहले कि वे अपनी मुट्ठी भी उठा पाते, माधव चौहान ने आगे बढ़कर उन्हें एक एक करके मुक्का मारा। 4 सेकंड के छोटे से अंतराल में उनमें से 4 जमीन पर गिर गए। लाल बालों वाला युवक इतना हैरान हुआ कि वह कुछ कदम पीछे हट गया। अरे, वह तो लड़ने में इतना अच्छा है। भाई राजू, मेरा बदला लो। मेरे आगे के दांत तोड़ दिए गए, जमीन पर पड़े युवकों में से एक ने चिल्लाकर कहा। लाल बालों वाले युवक ने ये सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने अपनी ओर आते हुए माधव चौहान को देखा और घबरा कर पूछा, भाई, आप कहाँ से हैं? माधव चौहान को उससे कोई मतलब नहीं था। वह आगे बढ़ा और लाल बालों वाले युवक के बाल पकड़ लिए, फिर उसे जोर से घुमाया। लाल बालों वाले युवक का 160 किलो का शरीर हवा में उछल गया और जोर से जमीन पर गिर गया। उफ! लाल बालों वाला युवक दर्द से चिल्लाया और जमीन पर लौटने लगा। माधव चौहान ने अपनी शक्ति का केवल 10% ही उपयोग किया था। यदि माधव चौहान ने अपनी शक्ति का केवल 30% उपयोग किया होता, तो वह एक साधारण व्यक्ति को एक मुक्के से मार सकता था। माधव चौहान ने लाल बालों वाले युवक को जमीन पर पटक दिया और उसका कॉलर पकड़ लिया। उसने उसे ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें बता दूं, बेटा, मैं तुम्हें अभी के लिए जाने दे सकता हूं। लेकिन याद रखना, अगर मैंने तुम्हें फिर कभी उसे धमकाते हुए देखा, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। माधव चौहान के शब्दों, मैं तुम्हें मार डालूंगा, से लाल बालों वाला युवक कांप उठा। उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, भाई, भाई, मैं याद रखूंगा, मैं याद रखूंगा। अपने आदमियों को ले लो और चले जाओ, माधव चौहान ने गुस्से से कहा और लाल बालों वाले युवक को छोड़ दिया। लाल बालों वाला युवक अब और रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह जमीन से रेंगता हुआ ऊपर आया और घबराकर बाहर भाग गया। जब मैदान पर खड़े युवकों ने अपने नेता को भागते देखा तो वे एक एक करके रेंगते हुए आगे बढ़े और लंगड़ाते हुए उनके पास पहुंचे। अरे बेटा, तुम रुको, मैं वापस आता हूं। जब लाल बालों वाले युवक ने पुष्टि कर ली कि वह माधव चौहान की पहुंच से बाहर है, तो वह मुड़ा और भागते हुए माधव चौहान पर चिल्लाया। माधव चौहान ने उसे नजरअंदाज कर दिया। बंद अध्याय। एपिसोड 7। राहुल जमीन पर लेटा था, उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। शायद वह अभी भी पिटाई से उबर रहा था। माधव चौहान राहुल के पास गया और नीचे बैठकर अनाथालय से आए अपने भाई को देखने लगा, जिसे उसने कई सालों से नहीं देखा था। अभी कुछ ही वर्ष हुए थे। वह और माधव चौहान अब एक ही स्तर पर नहीं थे। भाई, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। राहुल अपना सिर नहीं उठा सका, लेकिन वह जानता था कि किसी ने उसे बचा लिया है। इसलिए जब उसने महसूस किया कि यह व्यक्ति उसके पास आ रहा है,
तो राहुल ने एक गहरी सांस ली और उसे धन्यवाद दिया। माधव चौहान ने राहुल को देखते हुए मुस्कुराया। राहुल, माधव चौहान ने धीरे से ये 2 शब्द बोले। राहुल दंग रह गया। उसने अपनी आंखें चौड़ी करके अपना सिर उठाया और उलझन में माधव चौहान को देखा। राहुल 1.7 मीटर लंबा था, मजबूत शरीर और अच्छी तरह से परिभाषित मांसपेशियों वाला। वह बहुत मजबूत आदमी था। हालांकि जब उन्होंने इस लड़के को देखा तो उन्हें एक परिचित किंतु अपरिचित भावना का एहसास हुआ। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? माधव चौहान मुस्कुराया जब उसने राहुल की अभिव्यक्ति देखी। आप ये हैं? राहुल ने उत्साह से पूछा क्योंकि उसने अंततः उसे पहचान लिया था। हाँ, यह मैं ही हूँ। माधव चौहान ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। राहुल हैरान रह गया। वह इतना उत्साहित था कि उसने माधव चौहान को सिर से पैर तक आंकना शुरू कर दिया और उत्साह से चिल्लाया, माधव, ये सचमुच तुम हो? माधव चौहान मुस्कुराया और फिर से सिर हिलाया। राहुल, ये वास्तव में मैं ही हूँ। मैं वापस आ गया हूँ, माधव चौहान ने कहा। राहुल सदमे में जमीन पर खड़ा रहा। कुछ साल पहले वे अनाथालय में एक दूसरे पर निर्भर थे। उस समय विशाखापत्तनम की झुग्गी झोपड़ियों में हालात इतने खराब थे कि वे अपना पेट भी नहीं भर पाते थे। राहुल को अच्छी तरह याद था कि माधव चौहान ने किसी के घर से मुर्गी चुराकर उसे खिलाई थी। इसके बाद माधव चौहान की पिटाई भी हुई थी। हालांकि कुछ साल पहले माधव चौहान अचानक गायब हो गया था। अनाथालय के उसके भाई बहनों ने पूरे विशाखापत्तनम में खोजबीन की और पुलिस को भी बुलाया, लेकिन वे उसे नहीं ढूंढ पाए। उस क्षण राहुल स्तब्ध रह गया। उसका भाई जो लगभग 1 दशक से लापता था, अचानक वापस आ गया। क्या तुम क्यों अचंभित हो? क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं वापस आ गया हूँ? माधव चौहान अपनी हंसी रोक नहीं सका जब उसने राहुल को अचंभित देखा। राहुल ने तुरंत अपना सिर हिलाया। फिर उसने उत्साह से कहा, नहीं माधव, मैं बहुत हैरान हूँ। हम सब ने सोचा था कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। माधव, तुम बहुत बदल गए हो। तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए हो। बाकी लोग कहाँ हैं? माधव चौहान ने अपना सिर उठाया और गुलमोहर भोजनालय की ओर देखा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राहुल जल्दी से जमीन से उठ खड़ा हुआ और भारी सांस लेते हुए माधव चौहान से बात करने लगा। देखो, मैं इतना उत्साहित था कि भूल गया। इतना कहकर राहुल ने उत्साह से भोजनालय में चिल्लाया, सिया, अर्जुन, मोहन, बाहर आओ और देखो कौन वापस आया है। राहुल चिल्लाया। थोड़ी देर बाद 2 लोग भोजनालय से बाहर निकले। उनमें से एक अर्जुन यादव थे, जिनकी लंबाई 1.8 मीटर थी। उनका नाम और उपनाम उन्होंने खुद ही दिया था। दूसरा व्यक्ति मोहन राठौर था। वह लंगड़ा था और जब वह अनाथालय में था तो उसका पैर टूट गया था। अर्जुन यादव भोजनालय से बाहर चला गया। वह बहुत बुरे मूड में लग रहा था। वह असंतोष में बड़बड़ाया, राहुल, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? दुकान में कोई काम नहीं हो रहा है और मैं पिछले कुछ दिनों से परेशान हूँ। तुम्हें क्या लगता है कौन वापस आ गया है? अर्जुन यादव बोलते समय राहुल के पीछे खड़ा था। जब उसने माधव चौहान को देखा तो वह दंग रह गया। अरे राहुल, क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूँ? ये व्यक्ति माधव जैसा क्यों दिखता है? अर्जुन यादव ने उत्साह से माधव चौहान को देखा और राहुल से पूछा, माधव जैसा दिखने से तुम्हारा क्या मतलब है? वह माधव है। तुमने क्या कहा? अर्जुन यादव का जबड़ा खुला रह गया। माधव चौहान मुस्कुराया। वह अर्जुन यादव के पास गया और इशारा किया, क्या लगता है आप मेरा स्वागत नहीं करेंगे? नहीं, 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 अर्जुन यादव ने दोहराया। उसका मुंह इतना खुला था कि गधे का अंडा भी उसके अंदर समा सकता था। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, बहुत ही आश्चर्यजनक। ये वास्तव में तुम हो, माधव। हम सभी ने सोचा था कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। मेरा भाई यहाँ है, मैं वापस क्यों नहीं आऊँगा? माधव चौहान ने कहा। माधव, तुम बदल गए हो। मोहन राठौर ने चलकर माधव चौहान को देखा। सबको हुआ है, हम सब बड़े हो गए हैं, माधव चौहान ने कहा। हाँ, हम सब बड़े हो गए हैं। उनमें से कुछ लोग प्रभावित हुए और उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया। उनके बचपन का भोलापन गायब हो गया था। माधव चौहान उन सभी के पास गया और जब उसने सबके चेहरों पर उदासी देखी तो उनके कंधे थपथपाए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है दोस्तों, ऐसा मत करो जैसे तुमने अपने माता पिता खो दिए हैं। अगर वे मर भी गए तो हमें बुरा नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास कोई नहीं है। हमें अभी भी लंबा सफर तय करना है और जीवन जीना है। खुश रहो। हाँ, 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 माधव सही है, हम सब बड़े हो गए हैं। जीवन तो चलता ही रहना चाहिए।
आज सबसे खुशी की बात यह है कि माधव वापस आ गया है। हमें माधव का स्वागत करना चाहिए। राहुल ने सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने अपनी नम आंखें रगड़ी। मैं कुछ व्यंजन बनाने जा रहा हूँ, मोहन राठौर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। धिक्कार है, ये कमीना ऐसे ही वापस आ गया। इसने हमें व्हाट्सएप संदेश भी नहीं भेजा, अर्जुन यादव ने आंसू पोंछते हुए शिकायत की। फिर वह मोहन राठौर के साथ भोजनालय में चला गया। माधव चौहान मुस्कुराया। फिर उसने राहुल से पूछा, राहुल, सिया कहाँ है? जैसे ही माधव चौहान ने बोलना समाप्त किया, उसने भोजनालय के बाहर एक लड़की को खड़ा देखा। उसने गुलाबी रंग की पोशाक पहनी थी जो उसके पतले शरीर को और भी निखार रही थी। ये स्पष्ट नहीं था कि यह रोशनी की वजह से था या लड़की स्वाभाविक रूप से सुंदर थी। वह लगभग 1.67 मीटर लंबी थी। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लटक रहे थे। उसकी गोरी पतली टांगें उसकी छोटी स्कर्ट के नीचे छिपी हुई थीं। उसके चेरी जैसे लाल होंठ थोड़े सिकुड़े हुए थे और वह अपनी बड़ी चमकीली आंखों से चुपचाप माधव चौहान को देख रही थी। लड़की में युवापन का आकर्षण झलक रहा था। जब तुम लापता हो गए थे तो वापस आने से पहले वह बहुत देर तक रोती रही। राहुल ने माधव चौहान के कंधे को थपथपाया और भोजनालय की ओर चल दिया। माधव चौहान मुस्कुराया और लड़की की ओर देखा। उसका नाम सिया गुप्ता था। उसे याद आया कि वह एक दुबली पतली लड़की हुआ करती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अब वह बड़ी हो गई है और इतनी सुंदर होगी। भाई, आप अंततः वापस आ गए। जैसे ही माधव चौहान ने देखा, सिया गुप्ता, जो दरवाजे पर खड़ी थी, अचानक माधव चौहान से बोली। माधव चौहान हंसा। वह सिया गुप्ता की ओर चला गया। जब वह सिया गुप्ता के सामने पहुंचा तो सबसे पहले उसे एक जवान लड़की की खुशबू की गंध महसूस हुई। फिर माधव चौहान मुस्कुराया और कहा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी जैसी जवान लड़की इतनी सुंदर होगी। मैं अभी अभी लौटा हूं और मैंने एक सुंदरी देखी है। सिया, क्या तुम मेरी जिंदगी कम करने की कोशिश नहीं कर रही हो? माधव चौहान के शब्दों से खुश होकर सिया गुप्ता जोर से हंस पड़ी। जब तुम चले गए तब मैं केवल 13 साल की थी। अब 10 साल हो गए हैं और मैं पहले से ही 22 साल की हूँ। मैं बड़ी कैसे नहीं हो सकती? सिया गुप्ता ने गुस्से से जवाब दिया। लेकिन तुम तो हास्यास्पद रूप से बड़ी हो। आओ आओ सिया, भाई माधव को देखने दो कि तुम असली हो या नकली। माधव चौहान ने अपनी जीभ चिटकाए और सिया गुप्ता को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। माधव चौहान ने सोचा था कि सिया गुप्ता चकमा दे देगी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़की अचानक पलट जाएगी। माधव चौहान के पकड़ने से चीजें अजीब हो गईं। कैसा है? क्या यह अच्छा लगता है? सिया गुप्ता ने शर्माते हुए चेहरे से पूछा। माधव चौहान मुस्कुराया। वह धीरे से हंसने लगा। तुम पास हो जाओ। सिया गुप्ता फिर से जोर से हंसने लगी। उसने आगे बढ़कर माधव चौहान की कलाई पकड़ी और कहा, चलो घर चलते हैं। बंद अध्याय। एपिसोड 8। राहुल और अन्य लोगों ने जो गुलमोहर भोजनालय खोला था वह बड़ा नहीं था। सजावट सरल और साधारण थी। भोजनालय में केवल 10 टेबल थी और यह बहुत सुनसान था। माधव, बैठ जाओ और चाय पी लो। मोहन और अर्जुन खाना बनाने गए हैं। हमें आज रात कुछ पीना चाहिए। माधव चौहान और सिया गुप्ता भोजनालय में चले गए। राहुल ने चाय का एक कप मेज पर रखा और माधव चौहान से कहा। माधव चौहान मुस्कुराया और एक कुर्सी पर बैठ गया। राहुल, इतनी बर्बादी मत करो। चलो कुछ सादा खाना खाते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं मोहन की मदद करने जाऊंगा। तुम बैठो और थोड़ी देर सिया के साथ बातें करो। राहुल ने सिर हिलाया और रसोई की ओर चल दिया। सिया गुप्ता माधव चौहान के सामने बैठी थी। चमकदार रोशनी की मदद से सिया गुप्ता का तेजस्वी चेहरा माधव चौहान की आंखों में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित हो रहा था। सिया गुप्ता की त्वचा सुंदर थी और उसका फिगर आकर्षक था। हालांकि उसने जो छोटी स्कर्ट पहनी थी उसमें थोड़ी झुर्रियां थीं, लेकिन इससे उसकी सुंदरता छिप नहीं पाई। इसके विपरीत इससे वह और भी अधिक मनमोहक और आकर्षक लग रही थी। खासकर उसकी चमकती आंखें, जो एकटक माधव चौहान को घूर रही थी। सिया, तुम लोग इन पिछले कुछ वर्षों में कैसे जीवित रहे? माधव चौहान ने सिया गुप्ता को देखते हुए पूछा। सिया गुप्ता ने अपनी थोड़ी को अपने हाथों पर टिका दिया। उसने अपने होंठ भींचे और कहा, बस ऐसे ही। ये बहुत ही सरल शब्द था, लेकिन जीवन की कठिनाई इसकी पंक्तियों के बीच छिपी हुई थी। इस बारे में बात करते हुए, उनके जैसे अनाथों के लिए उनका कोई भविष्य नहीं था। जीवित रहने का एकमात्र तरीका सहन करना था। माधव चौहान के हाव भाव देखकर सिया गुप्ता मुस्कुराए और बोली, वास्तव में यह इतना मुश्किल नहीं था।
तुम्हारे जाने के कुछ समय बाद ही अनाथालय में आग लग गई और पूरा घर जलकर खाक हो गया। अर्जुन ही वह व्यक्ति था जिसने मुझे मेरे कमरे से बाहर निकाला। तब से हम इधर उधर भटक रहे हैं। माधव चौहान ने आगे बढ़कर सिया गुप्ता के छोटे से चेहरे पर चुटकी काटी, फिर मुस्कुराने की कोशिश की। क्या तुमने पिछले कुछ वर्षों में अपने माता पिता के बारे में कुछ जानने की कोशिश की है? सिया गुप्ता ने अपना सिर हिलाया, फिर सिर हिलाया। मैंने कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें नहीं ढूंढ सकी। क्या तुम्हें उनकी याद आती है? माधव चौहान ने फिर पूछा। सिया गुप्ता ने अपने छोटे लाल होठों को दबाया। हालांकि उसके चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, चलो इस बारे में बात नहीं करते। भाई, तुम पिछले 9 सालों से कहाँ थे? कहीं बहुत दूर, माधव चौहान ने उत्तर दिया। आप क्या कर रहे थे? हमसे मिलने वापस क्यों नहीं आए? मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा था। जो लोग भारत का अपमान करेंगे, उन्हें दंडित किया जाएगा, चाहे वे कितने भी दूर क्यों न हों। ये हमेशा से माधव चौहान का काम रहा था। इस बिंदु पर माधव चौहान मुस्कुराने से पहले एक पल के लिए रुक गया। यह एक लंबी कहानी है। जब मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें बताऊंगा। सिया गुप्ता ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। माधव चौहान और सिया गुप्ता किसी और विषय पर बातचीत कर रहे थे। सिया गुप्ता के शब्दों से माधव चौहान को मोटे तौर पर समझ में आ गया कि वे 9 साल कैसे गुजार पाए थे जब वह दूर था। जब अनाथालय में आग लगी थी, तब से लेकर 3 साल पहले जब उन्होंने यहाँ भोजनालय खोला था, तब तक कई चीजें घटित हो चुकी थी। सिया गुप्ता ने विस्तार से बताया और माधव चौहान ने ध्यानपूर्वक सुना। माधव चौहान और सिया गुप्ता ने आधे घंटे तक बातचीत की। राहुल ने शेफ द्वारा पकाए गए व्यंजन मेज पर ले गए। सिया, माधव, तुम चिंतित होगे, है ना? हमारे शेफ मोहन के व्यंजन जल्द ही तैयार हो जाएंगे। जैसे ही राहुल ने बोलना समाप्त किया, अर्जुन यादव कटोरे और चम्मच लेकर आया। राहुल, हमारे पास मौजूद अच्छी शराब की कुछ बोतलें निकालो। हम आज माधव के नशे में चूर होने तक घर नहीं जाएंगे, अर्जुन यादव ने राहुल से कहा। ठीक है, मैं अभी जाकर इसे ले आता हूँ, राहुल ने ऊपर की ओर भागते हुए कहा। माधव चौहान मुस्कुराए बिना न रह सका। ऐसा लग रहा था जैसे अब यहाँ आकर उसे घर जैसा एहसास हो रहा है। जहाँ तक प्रिया शर्मा का प्रश्न है, तो उसे तो इससे भारीपन ही महसूस हुआ। जल्द ही व्यंजनों से भरी एक मेज पर खाना परोसा गया। राहुल ऊपर से 3 बोतल देसी दारू भी लाया था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ये दारू शायद ही कभी पी हो। बोतलों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, मानो उन्हें बहुत समय पहले रखा गया हो। 9 साल बाद अंततः वे कुछ लोग एकत्र हुए और अच्छा भोजन किया। ये पहला टोस्ट माधव के लिए है। 9 साल बाद भी हमें न भूलने और हमसे मिलने के लिए वापस आने के लिए उनका धन्यवाद। अर्जुन यादव ने गंभीर भाव से अपना दारू का ग्लास उठाया। हालांकि वह बेफिक्र दिख रहा था, लेकिन उसके शब्द बेवजह नहीं थे। राहुल और मोहन राठौर भी खड़े हो गए। सिया गुप्ता ने अपना दारू का ग्लास उठाते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान ला दी। माधव चौहान अपने भाइयों का आतिथ्य देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह खड़ा हुआ और बोला, तुम सब मेरे भाई हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। आज से जब तक मैं, माधव चौहान, यहाँ हूँ, मैं किसी को भी तुम्हें धमकाने नहीं दूंगा। ये टोस्ट आप तीनों के लिए है। सिया की अच्छी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। माधव, तुम बहुत दयालु हो। आओ, चीयर्स, चीयर्स। उनमें से कुछ लोग उठे और एक ही घूंट में दारू पी गए। यहाँ तक कि सिया गुप्ता, जो पीना नहीं जानती थी, उसने भी दारू पी ली। जैसे ही उसने दारू पी, उसके गालों पर लाली छा गई। दारू पीने के बाद उनमें से कुछ लोग खाना खाने लगे। उस समय सिया गुप्ता मुस्कुराए और अपना ग्लास माधव चौहान की ओर बढ़ाया। भाई, अगर आप मुझे नशे में धुत कर देंगे, तो मैं आज रात आपकी हो जाऊंगी। आप जैसे चाहें वैसे पोज दे सकते हैं, सिया गुप्ता ने उदारता से कहा। आओ, चीयर्स। माधव चौहान मुस्कुराया और सिया गुप्ता के साथ अपना ग्लास टकराया। उन दोनों ने दारू एक ही घूंट में गटक ली। इस तरह के आतिथ्य से राहुल और अन्य लोग दिल खोलकर हंस पड़े। ये रात्रि भोज आनंदपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कहा जा सकता है। माधव चौहान ने जी भरकर दारू पी। 9 सालों में ये पहली बार था जब उसने अपना दिल इतना खोलकर रखा था। राहुल और बाकी लोगों ने भी खूब दारू पी। दारू पीने के बाद उनमें से कुछ ने हंगामा करना शुरू कर दिया। सिया गुप्ता, जो माधव चौहान के बगल में बैठी थी, शर्मा गई और भी आकर्षक लग रही थी। हालांकि उस समय जोरदार धमाके के साथ भोजनालय का दरवाजा खुल गया। तभी बाहर से 10 से अधिक बिना शर्ट के युवक अंदर घुस आए।
नेता एक लाल बालों वाला आदमी था जिसके मुंह में सिगरेट थी। उसने माधव चौहान और खाने पीने वाले अन्य लोगों पर ठंडी नजर डाली। भाड़ में जाओ राजू, क्या तुमने हमसे काफी झूठ नहीं बोला है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन यादव ने जब लोगों के एक समूह को अचानक आते देखा तो वह अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसने गुस्से से लाल बालों वाले आदमी की ओर इशारा किया और दहाड़ा। लाल बालों वाला यह आदमी माधव चौहान को परिचित लग रहा था। तभी उसे याद आया कि वह वही था जिसने प्रवेश द्वार पर राहुल को मारा था। जब लाल बालों वाले राजू ने अर्जुन यादव की बातें सुनी तो उसने उन कुछ लोगों को घूरकर देखा। फिर उसकी नज़र माधव चौहान पर पड़ी। फिर उसने अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा ली और ठंडी सांस ली। बेवकूफ़, मैं आज यहाँ भोजनालय को तहस नहस करने आया हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मैं, भाई राजू, इस मामले में अंतिम फैसला लेता हूँ। तुम खुद को क्या समझते हो? आज मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि निर्दयी होने का क्या मतलब है। भाड़ में जाओ, अर्जुन यादव दहाड़ा। ये स्पष्ट था कि वह कितना गुस्से में था। अर्जुन, मुझ पर चिल्लाओ मत। मैं जानता हूँ कि तुम में से एक व्यक्ति लड़ने में अच्छा है, इसलिए मैंने कुछ और लोगों को बुलाया है। बेहतर होगा कि आज रात तुम मेरे रास्ते में मत आओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपंग कर दूंगा, राजू ने ठंडे स्वर में कहा। जो लड़ने में अच्छा था वह माधव चौहान था। हालांकि माधव चौहान ने कोई हरकत नहीं की। उसने केवल अपनी बाहें उठाईं। मोहन राठौर, अर्जुन यादव और राहुल सभी खड़े हो गए। उनमें से प्रत्येक के हाथ में एक खाली बियर की बोतल थी और उनकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं। राजू को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने फिर से माधव चौहान को घूरते हुए कहा, भाइयों, आओ। जो कुछ भी दिखे उसे तोड़ डालो। अगर कोई तुम्हें रोकने की हिम्मत करे तो उसकी टांगें तोड़ दो। अगर कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगा। और इस औरत को यहाँ से निकाल दो। मैं उसके साथ कुछ मौज मस्ती करना चाहता हूँ। बंद अध्याय। एपिसोड 9। जब सिया गुप्ता ने देखा कि राजू उस पर उग्रता से इशारा कर रहा है तो वह तुरंत माधव चौहान के पीछे छिप गई। उसी समय राजू अपने साथ लाए हुए लोगों ने गुलमोहर भोजनालय में मेजों और कुर्सियों को तोड़ना शुरू कर दिया। भोजनालय से तेज आवाजें सुनाई दे रही थीं। मेजें, कुर्सियां, शराब के गिलास, कटोरे, चम्मचे और दीवार की सजावट सभी एक पल में नष्ट हो गए। इतनी बुरी तरह टूट गई कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया। राजू, तुमने मेरे भोजनालय को तोड़ने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें मार डालूंगा, अर्जुन यादव ने शराब की बोतल लेकर राजू की ओर बढ़ते हुए दहाड़ते हुए कहा। हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ा उसे दो लोगों ने पकड़ लिया। उनमें से एक ने अर्जुन यादव के पेट में लात मारी जिससे वह जमीन पर गिर गया। अर्जुन यादव ने अपना मुंह खोलकर अपना पेट पकड़ लिया। राहुल और मोहन राठौर ने ये देखा और अपनी जान की परवाह किए बिना हमला कर दिया। एक पल में वे तीनों राजू के आदमियों से लड़ रहे थे। सिया, वह कौन है? माधव चौहान ने शांति से पूछा क्योंकि वह अपने सामने घटित हो रहे दृश्य को देख रहा था। वह एक गुंडा है जो पश्चिम गली में सुअर का मांस बेचता है। उसका सारा सुअर का मांस नकली है। अगर हम इसे नहीं खरीदते हैं तो वह अपने आदमियों को हमें पीटने के लिए लाएगा। ये पहली बार नहीं है, सिया गुप्ता ने डरते हुए जवाब दिया। क्या तुमने पुलिस को बुलाया है? हाँ, राजू इस क्षेत्र के कुछ पुलिस अधिकारियों का मित्र है। जब भी हम उन्हें बुलाते हैं वे राजू के साथ दारू पीने या खाना खाने के लिए कुछ पुलिसकर्मियों को भेज देते हैं, सिया गुप्ता ने उत्तर दिया। माधव चौहान ने ये सुनकर भौहें उठाईं। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। गहरी सांस लेते हुए माधव चौहान का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा। इस समय वो गुस्से में था। राहुल और अन्य लोग राजू और उसके आदमियों के सामने कुछ भी नहीं थे। कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने में ही वे सभी जमीन पर गिर गए। फिर लोगों के एक समूह ने लगातार उनके शरीर पर लात घूंसे बरसाए। माधव चौहान की उंगलियां मेज पर टैप करती रहीं और वह देखता रहा। ठीक तभी एक लापरवाह युवक अचानक माधव चौहान की ओर बढ़ा और सिया गुप्ता को पकड़ने की कोशिश की, जो माधव चौहान के पीछे थी। सिया गुप्ता डर से चिल्लाई। उसी समय माधव चौहान ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और युवक की गर्दन पकड़ ली। जैसे ही वह छूटने वाला था, माधव चौहान हवा में उछला और युवक की गर्दन पकड़ ली। वह अपनी सीट से उछला और युवक का सिर दीवार पर पटक दिया। धड़ाम, एक हिंसक आवाज सुनाई दी। युवक को चीखने का भी मौका नहीं मिला। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और उसका शरीर हिल गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। मौन। इस दृश्य से आसपास का वातावरण तुरंत शांत हो गया। सभी ने जमीन पर पड़े युवक की ओर देखा, फिर माधव चौहान की ओर। मादरचोद, ये साला लड़ सकता है।
कुछ और लोगों को भेज, राजू ने माधव चौहान की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। जैसे ही उसने चिल्लाया, जो युवक राहुल और बाकी लोगों को पीट रहे थे, वे तुरंत उठे और माधव चौहान की ओर झपटे। माधव चौहान को भी कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपने दाहिने हाथ से एक खाली शराब की बोतल पकड़ी और समूह की ओर बढ़ा। उसके शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली प्रतिरोध शक्ति निकल रही थी। माधव चौहान ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हुए अपने हाथ में पकड़ी बोतल को सामने वाले व्यक्ति के सिर पर दे मारा। बोतल टूट गई और युवक जमीन पर गिर गया। इस दृश्य ने तुरंत अन्य लोगों को चौंका दिया। हालांकि वे इस इलाके में गुंडागर्दी करते थे और उनके पास कुछ तरकीबें थीं, लेकिन उन्होंने कभी किसी को इतनी बुरी तरह नहीं मारा था। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन्हें ठंडी हवा का झोंका आया। मादरचोद, यह आदमी सचमुच निर्दयी है। माधव चौहान का क्रूर कदम अभी आना बाकी था। वह सीधे राजू की ओर चला गया जैसे कि उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसके आसपास खड़े युवक जोर जोर से गालियां दे रहे थे और माधव चौहान को मारने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि माधव चौहान के धीमे धीमे कदम बेहद अजीब थे। युवक उसकी हरकतों को भी साफ साफ नहीं देख पा रहे थे। जब तक वे कुछ कर पाते, माधव चौहान पहले ही उनके सामने आ चुका था। उसने एक हाथ से एक आदमी की गर्दन पकड़ी और विपरीत दिशा में जोर लगाया। एक और जोरदार धमाके के साथ दोनों युवकों के सिर आपस में टकरा गए। टक्कर से उनके शरीर कांपने लगे और वे जमीन पर गिर पड़े। राजू आश्चर्य से चिल्लाया। माधव चौहान की विधि ने तुरंत उसे भय का एहसास कराया। बाकी युवक भी कुछ कदम पीछे हट गए। वे उत्सुकता से माधव चौहान को देख रहे थे, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उनमें से कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि यह आदमी आगे क्या करने वाला है। माधव चौहान पीछे हटने वाला नहीं था। उसके होठों के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। वह नीचे झुका और जमीन से एक मेज का पैर उठाकर उस युवक के सिर पर मारा जो उसका रास्ता रोक रहा था। झूला कसा हुआ नहीं था और जोरदार झटके से युवक का सिर जमीन पर गिर गया। उसे संघर्ष करने का मौका भी नहीं मिला। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें अचानक माधव चौहान से एक जानलेवा आभा निकलती हुई महसूस हुई। क्या कोई और भी है जो अब जीना नहीं चाहता? मुझे बताओ, माधव चौहान ने शांति से कहा और वह वहीं रुक गया। माधव चौहान की बातें सुनकर शेष 7-8 युवक पसीने से तरबतर होकर पीछे हट गए। माधव चौहान अपने होठों के कोनों को सिकोड़कर राजू की ओर चलने से खुद को रोक नहीं सका। जाओ जाओ, तुम सब जाओ जाओ, राजू दहाड़ा जब उसने देखा कि माधव चौहान उसके पास आ रहा है। अन्य 2 युवक दहाड़ते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना माधव चौहान की ओर दौड़े। माधव चौहान ने पलटकर भी नहीं देखा। उसके हाथ में जो मेज का पैर था, वह बहुत तेजी से बाहर आया। 2 जोरदार धमाकों के साथ 2 और युवक जमीन पर गिर पड़े। उनमें खुद को बचाने की भी ताकत नहीं थी। इस बार सभी लोग घबरा गए। एक एक करके उन्होंने गहरी सांस ली और पीछे हटते रहे। जैसे ही उन्होंने माधव चौहान की जानलेवा आभा को और अधिक घना होते देखा, शेष युवक चीखने लगे और दरवाजे की ओर भागे। आप क्या कर रहे हो? वापस आओ, यहाँ वापस आओ, राजू फिर से दहाड़ा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उनकी जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। जैसे ही राजू फिर से चीखने वाला था, उसे एहसास हुआ कि वह बोल नहीं सकता। माधव चौहान ने पहले ही उसे गर्दन से पकड़ लिया था और उसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया था। क्या तुम मरना चाहते हो? माधव चौहान ने शांति से पूछा। राजू का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके हाथ माधव चौहान की कलाई को कसकर पकड़े हुए थे और उसके पैर बेतहाशा लात मार रहे थे। वह महसूस कर सकता था कि उसकी सांसें रुक रही थीं। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मुझे जाने दो। राजू को अंततः एक गंभीर समस्या का एहसास हुआ और उसने भयभीत होकर माधव चौहान को देखा। तुम्हें जाना है? जरूर, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, माधव चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि राजू के लिए उसकी मुस्कुराहट अतुलनीय रूप से भयावह थी। मैं गलत था, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। राजू को लगा कि उसकी सांस लगभग रुक गई है। उस समय उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और वह मुंह खोले हुए बोल रहा था। माधव चौहान ने ये सुनकर भौहें उठाईं। फिर माधव चौहान ने कहा, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए, तुम मुझे हरा नहीं सकते। इसलिए भविष्य में परेशानी की उम्मीद मत करना, समझे? राजू ने जोर से सिर हिलाया। माधव चौहान उसके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहता था। उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी और राजू जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया और उसने अपनी गर्दन पकड़ ली और खांसने लगा। मेरी नजरों से दूर हो जाओ,
माधव चौहान ने शांति से कहा। राजू ने जोर से सांस ली। बिना कुछ बोले वो जमीन से रेंगकर ऊपर आया और डर के मारे दरवाजे से बाहर निकल गया। राजू चले गए। उस समय राहुल और बाकी लोग माधव चौहान को अपनी आंखें चौड़ी करके घूर रहे थे। उनकी आंखों के सामने जो दृश्य सामने आया था उसे देखकर वे तीनों पूरी तरह से अचंभित रह गए थे। यहाँ तक कि सिया गुप्ता के चेहरे पर भी आश्चर्य का भाव था। राहुल, तुम तीनों इस जगह को साफ करो और इन लोगों को बाहर निकालो। अगर कोई भी परेशानी की तलाश में आता है, चाहे वह कोई भी हो, सीधे मेरे पास आओ, माधव चौहान ने पलटकर राहुल और बाकी लोगों से कहा। राहुल और बाकी लोग सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सके। उस समय माधव चौहान मुस्कुराया और सिया गुप्ता के पास गया और उसे कमर से पकड़कर ऊपर उठा लिया। भाई, आप? सिया गुप्ता शर्माते हुए शर्मा गई। बंद अध्याय। एपिसोड 10। माधव चौहान सिया गुप्ता को ऊपर के कमरे में ले गया और उसे नर्म बिस्तर पर लिटा दिया। दारू के प्रभाव से सिया गुप्ता को थोड़ा चक्कर आ रहा था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी साफ था। सिया गुप्ता को तब झटका लगा जब वे नीचे आए। उसे उम्मीद नहीं थी कि भाई माधव का पक्ष इतना उग्र होगा। भाई, अभी तो आप बहुत जबरदस्त लग रहे थे। सिया गुप्ता बिस्तर पर लेट गई। उसका दिल लगातार धड़क रहा था। उसने सोचा कि माधव चौहान वास्तव में उसे पोज देने के लिए ऊपर ले जाएगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि माधव चौहान उसे बिस्तर पर लिटाएगा और मुस्कुराएगा। ठीक है सिया, आज रात अच्छी नींद लो। ये देखकर कि माधव चौहान जाने वाला था, सिया गुप्ता जल्दी से उठी और उसकी कलाई पकड़ ली। भाई, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, सिया गुप्ता ने कहा। ठीक है, तुम क्या कहना चाहती हो? माधव चौहान बिस्तर पर बैठ गया। पिछले 9 सालों से आप कहाँ थे? सिया गुप्ता ने पूछे बिना नहीं रह सकी। माधव चौहान मुस्कुराया। उसने सिया गुप्ता की ओर देखा और धीरे से कहा, बस इन 9 सालों को एक सपने की तरह मानो। किसी और चीज के बारे में मत सोचो। सिया, तुम्हें बस ये जानना है कि आज से भाई माधव हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। वह जीवन भर तुम्हारी रक्षा करेगा। कुछ समय बाद हम भोजनालय को शहर के केंद्र में ले जाएंगे। मैं इसका ध्यान रखूंगा। राहुल और अन्य लोगों को भोजनालय को शहर के केंद्र में स्थानांतरित करने की अनुमति देना एक अच्छा विचार था। माधव चौहान प्रिया शर्मा से मदद मांग सकता था। चाहे व्यापार कैसा भी हो, शहर के केंद्र में पैसे तो कमाए ही जा सकते थे। यह इस जगह पर रहने से कहीं बेहतर था। सिया गुप्ता जानती थी कि माधव चौहान उससे झूठ नहीं बोलेगा। वह बचपन से ही माधव चौहान के साथ रहती थी। उसके लिए माधव चौहान उसका बड़ा भाई था और वह उस पर भरोसा कर सकती थी। ये 9 साल बाद की बात है। सब कुछ बदल गया था। भाई, आप आज रात यहीं सोएंगे, सिया गुप्ता ने साहपूर्वक मुस्कुराते हुए आदेश देते हुए एक तरफ इशारा किया। माधव चौहान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके पास एक विचार था। हालांकि माधव चौहान ने मना नहीं किया। वह तुरंत सिया गुप्ता के बगल में लेट गया और सिया गुप्ता के पतले शरीर का सामना करने के लिए मुड़ गया। ठीक है, मैं आज रात यहीं सोऊंगा, लेकिन सिया, तुम मुझे बेतरतीब ढंग से नहीं छू सकती। मैं एक नेक आदमी हूँ। बकवास, तुम्हें मुझे नहीं छूना चाहिए। मैं बहुत नेक औरत हूँ। मैं अब और बात नहीं करूँगी, मैं सोने जा रही हूँ। सिया गुप्ता ने पलटकर अपनी पीठ माधव चौहान की ओर कर ली। उसका हृदय पहले से ही खुशी से भर गया था। माधव चौहान प्रिया शर्मा की तलाश में हवाई जहाज से उतरने के बाद से ही थका हुआ था। इसके अलावा उसने कुछ दारू भी पी थी, इसलिए वह जल्दी से बिस्तर पर सो गया। अगली सुबह माधव चौहान अभी भी गहरी नींद में सो रहा था जब वह अपने सेल फोन की घंटी से जाग गया। माधव चौहान ने अपना फोन निकाला और समय देखा। सुबह के 7:30 बज चुके थे। अरे, ये खत्म हो गया। मैंने प्रिया शर्मा से वादा किया था कि मैं कार देने वापस जाऊंगा। जैसे ही उसने अपने फोन पर समय देखा, माधव चौहान तुरंत बिस्तर से बाहर कूद गया। तभी उसने देखा कि उसके फोन पर 20 मिस्ड कॉल थी, सभी प्रिया शर्मा की थीं। इसमें 2 टेक्स्ट संदेश भी थे। माधव चौहान, तुम कहाँ थे? जल्दी करो और कार मेरे पास वापस लाओ। कमीने, मुझे काम के लिए देर हो जाएगी। सुबह बोर्ड मीटिंग है। अगर तुम 8 बजे से पहले कार वापस नहीं लाओगे तो तुम अपनी लाश खुद ही उठाओगे। माधव चौहान को अपने फोन पर 2 संदेश देखकर बहुत पसीना आ गया। भाड़ में जाओ। वह कल रात इतनी गहरी नींद में सोया था कि वह कार को प्रिया शर्मा के पास वापस लाने के बारे में पूरी तरह भूल गया था। माधव चौहान तुरंत अपनी नींद से जाग गया और जल्दी से बिस्तर से बाहर निकल गया। सिया गुप्ता, जो उसके बगल में थी, अभी भी गहरी नींद में सो रही थी।
उसने कल रात शायद ज्यादा दारू पी ली थी और अभी तक नहीं जागी थी। माधव चौहान ने सिया गुप्ता को नहीं जगाया। वह बिस्तर से उठा और नीचे जाने से पहले बाथरूम में नहाया। जब वह नीचे पहुंचा तो भोजनालय का दरवाजा खुला था। राहुल और अर्जुन यादव वहां नहीं थे। सिर्फ मोहन राठौर रसोई में व्यस्त था। भोजनालय में 2 और लोग बैठे हुए खाना खा रहे थे। माधव चौहान ने मोहन राठौर को सूचित किया और जल्दी से बाहर भाग गया। माधव चौहान को वह स्थान मिल गया जहां उसने पिछली रात गाड़ी पार्क की थी और वह तुरंत वापस चला आया। रास्ते में रुकने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। 7:50 पर माधव चौहान ने अंततः प्रिया शर्मा की जगुआर एफ-पेस को विला के आंगन में ले आया। प्रिया शर्मा, जो एक पेशेवर ऑफिस लेडी सूट पहने हुए थी, आंगन में खड़ी थी। उसने अपना सेल फोन पकड़ा और माधव चौहान को कॉल करती रही। माधव चौहान ने कार को सीधे प्रिया शर्मा की तरफ ले जाकर खिड़की खोल दी। प्रिय, जल्दी करो और कार में बैठो। मैं तुम्हें कार्यालय ले चलूंगा। हम 8 बजे से पहले वहां पहुंच सकते हैं। प्रिया शर्मा माधव चौहान को देखकर क्रोधित हो गई। मेरे पास समझाने का समय नहीं है, जल्दी करो, माधव चौहान ने प्रिया शर्मा को बीच में टोकते हुए कहा। प्रिया शर्मा पहले से ही काफी परेशान थी, लेकिन आज वह काम पर थोड़ी घबराई हुई थी। उसे ठीक 8:30 बजे बोर्ड मीटिंग थी और उसे तैयार होने के लिए ऑफिस जाने में आधे घंटे का समय चाहिए था। इसलिए प्रिया शर्मा के पास अपना गुस्सा निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और सामने वाली यात्री सीट पर बैठ गई। पत्नी, चुपचाप बैठो, माधव चौहान ने अचानक कहा जैसे ही प्रिया शर्मा ने अपनी सीट बेल्ट बांधी। अगले ही क्षण जगुआर एफ-पेस अत्यंत तीव्र गति से भाग निकली। आह! प्रिया शर्मा सदमे में चिल्ला उठी। विला में खड़ी कार की गति माधव चौहान ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ा दी थी। कार ने लगातार दहाड़ लगाई, जैसे कोई शेर अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। माधव चौहान, धीरे करो, धीरे करो। प्रिया शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने कार की गति महसूस की। हालांकि ये गति माधव चौहान के लिए बच्चों का खेल थी। गरुड़ देव के नाम से प्रसिद्ध होने के अलावा उनका एक और प्रसिद्ध उपनाम था, कार का बादशाह। कार तेजी से विला क्षेत्र से बाहर निकलकर खुली सड़क पर आ गई। प्रिया शर्मा का दिल लगभग सीने से बाहर निकल गया। हालांकि उसने पहले भी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई थी, लेकिन वह हाईवे पर थी। विला जिले में इस गति से गाड़ी चलाते हुए प्रिया शर्मा भाग्यशाली थी कि वह डर से बेहोश नहीं हुई। माधव चौहान की कार अंततः स्थिर हो गई। प्रिया शर्मा ने राहत की सांस ली और धीरे से अपनी छाती को सहलाया। हालांकि उस समय प्रिया शर्मा को अचानक माधव चौहान के बारे में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। माधव चौहान, तुम औरत की तरह क्यों महक रहे हो? प्रिया शर्मा ने भौहें सिकुड़ी और फिर से सूंघी। उसने मुड़कर माधव चौहान की तरफ देखा और पूछा। माधव चौहान दंग रह गया। क्या उसकी नाक कुत्ते जैसी थी? वह केवल एक रात के लिए सिया गुप्ता के साथ बिस्तर पर लेटा था, वह उसकी गंध कैसे सूंघ सकती थी? माधव चौहान हंसा और अपने लिए सिगरेट जला ली। पत्नी, तुम क्या बात कर रही हो? हवा बहुत तेज है, मैं तुम्हारी बात साफ नहीं सुन पा रहा हूँ। कार में धुएं जैसी गंध आ रही है क्योंकि मैं धूम्रपान कर रहा हूँ। बकवास मत करो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे सूंघ नहीं सकती? प्रिया शर्मा ने माधव चौहान को घूर कर देखा और फिर से पूछा। क्या तुमने कल रात लड़कियों को लेने के लिए मेरी कार चलाई थी? मैं निर्दोष हूँ, पत्नी। माधव चौहान को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वह वास्तव में लड़कियों को नहीं लुभाता था। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम गए थे या नहीं। मैं तुम्हारे लिए अपनी सांसें बर्बाद नहीं करने जा रही हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि तुमने लड़कियों को चुना है या नहीं, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम्हारा किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। गाड़ी चलाने पर ध्यान दो और मेरी तरफ मत देखो। तुम अभी भी क्यों देख रहे हो? प्रिया शर्मा गुस्से से चिल्लाई। मैंने नहीं देखा। माधव चौहान ने अवाक होकर अपने होंठ दबा लिए। प्रिया शर्मा ने माधव चौहान की तरफ आंखें घुमाई और अपना सिर कार की खिड़की की तरफ घुमाया। उसने अपनी बाहें अपनी छाती के सामने क्रॉस की और कुछ नहीं कहा। बंद अध्याय।